नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, पहले मेरी इच्छा नहीं थी कि ऐसे विषयों पर कोई टिप्पणी की जाए या कोई कार्यक्रम किया जाए, लेकिन जब जेनजी मूवमेंट हो, नया जनरेशन आपके सामने खड़ा हो, तो इतिहास के कुछ पन्ने पलटना बेहद आवश्यक हो जाता है। वरना नई पीढ़ी यही मान लेगी कि जो कुछ भी सामने में घट रहा है वही सत्य है। नेपथ्य में, पर्दे के पीछे क्या सब हुआ, समय के पर्दे के पीछे, मतलब थोड़ा अगर पीछे चले जाएं, 2026 का एक पर्दा गिरा हुआ है। इसके सामने जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा है वो ठीक लग रहा है, लेकिन थोड़ा अगर पीछे चलें, बहुत बहुत पीछे हम नहीं कह रहे, 50-60 वर्ष पीछे, लेकिन महज 30-32 वर्ष पीछे तो जाना ही पड़ेगा। कुछ घटनाओं का जिक्र करना पड़ेगा और उन घटनाओं पर आज तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है, कोई स्पष्टीकरण। आज मैं एक समूह विशेष की धूर्तता, उनकी विचारधारा की लफाजी, उनका झूठ बेनकाब करने जा रहा हूं। तो धैर्य से हमारे इस वीडियो को देखिए। इसके पहले कि हम उनका चेहरा बेनकाब करना शुरू करें, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि हमारा QY.in अंग्रेजी का और प्रकाश TV.in हिंदी में हमारा OTT प्लेटफॉर्म है, उसे लॉगिन करना न भूलें। और हमारे जो अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, एक्स प्लेटफॉर्म को डिलीट किया गया था, फिर से हमने शुरू किया है, तो उसकी फॉलोइंग कम है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि अगर आप दोबारा उसको फॉलो करना शुरू करेंगे तो एक बार फिर से मस्क के ऊपर तमच्चा होगा। उस दौर में नहीं हुआ डिलीट, लेकिन मस्क के जमाने में डिलीट हुआ। और फेसबुक को भी आप फॉलो कीजिए। अब मैं अपने मूल विषय पे आता हूं कि आज किसका चेहरा बेनकाब करना चाह रहा हूं, तथ्यों के साथ। बांग्लादेश की एक मशहूर लेखिका हुई, कवित्री हुई, तस्लीमा नसरीन। नाम सुना होगा आपने, जेनजी ने भी सुना होगा। ऐसा नहीं है कि जेनजी उनको नहीं जानते होंगे, जेनजी भी जानते होंगे, क्योंकि जेनजी तो अभी जो पढ़ रहे होंगे, चाहे वो मेडिकल के छात्र हों या इंजीनियरिंग के छात्र हों, वो थोड़ा हो सकता है कि उनका राब्ता कम हुआ हो, लेकिन जो ह्यूमैनिटीज के छात्र हैं, आर्ट्स स्ट्रीम के छात्र हैं, जनरल स्टडीज के जो छात्र होंगे, उनको निश्चित रूप से तस्लीमा नसरीन के बारे में जानकारी होगी। तो तस्लीमा नसरीन हैं बांग्लादेश की बहुत ही मशहूर लेखिका, कवित्री। इनका जिक्र मैं यकायक क्यों करने लगा? क्यों? क्योंकि 19 वर्षों के निर्वासित जीवन जीने के बाद, 19 वर्षों के बाद ये कोलकाता लौटी है। लौटना तो इन्हें बांग्लादेश चाहिए, लेकिन बांग्लादेश तो खैर जा नहीं सकती। कोलकाता भी लौटी हैं तो 19 वर्षों के बाद। अब यही धूर्तता, यही मक्कारी आज मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं कि ये जो बिरादरी है, ये डफली गैंग, ये कितना धूर्त है, कितना मक्कार है, कितना झूठा है। इनका झूठ परत दर परत मैं आज आपके सामने रख रहा हूं। इनका जो कोलैबोरेशन है, लेफ्ट और कट्टर इस्लाम का जो कोलैबोरेशन है पूरी दुनिया में, वो फिर नंगा हुआ भारत में। और ये बेशर्म है। इनको जब इस तरह के सवाल सामने में रखेंगे, तो जैसे एंथनी फॉची ने होमलैंड सिक्योरिटी सेनेट के सामने हियरिंग में कहा कि मुझे 5th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में वो राइट है कि मैं आपके सवालों का जवाब ना दूं, क्योंकि एक्सपोज हो गया, उसका झूठ रेड हैंडेड पकड़ा गया। तो उसी प्रकार का इनका ये कोलैबोरेशन है, कट्टर इस्लाम और लेफ्टिस्ट का। और जब ये रेड हैंडेड पकड़ा जाएंगे तो मुंह बंद कर लेंगे, भाग जाएंगे, लड़ाई पर उतर आएंगे।
आज उनका रेड हैंड मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो ये लेखिका है तस्लीमा नसरीन। इन्होंने दो किताब लिखी, जिस पर भी वैसे बहुत सारी इनकी रचना है, लेकिन दो किताब बहुत ही मशहूर हुई और उस पर काफी विवाद हुआ। एक किताब थी लज्जा और दूसरी किताब थी द्विखंडितो। को बंगाली में बोलना कहते हैं, तो को के नाम से भी ये कुछ लिखना चाह रही थी, लेकिन वो उसका जिक्र मैं नहीं करूंगा अभी। लज्जा और द्विखंडितो। लज्जा इन्होंने 1992-93 के आसपास लिखी, जब 1992 में भारत में बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ और उसके बाद बांग्लादेश में जो कट्टर इस्लामिस्टों ने मौत का तांडव किया, हिंदू परिवारों को का कत्लेआम किया, हिंदू परिवारों के साथ, महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ जो बीभत्स बलात्कार किया, उस पूरी घटना को तस्लीमा ने अपनी आंखों से देखा और लाचार दीनहीन हिंदू परिवारों की जो विवशता थी, उस विवशता का चरित्र चित्रण किया, मतलब हूबहू उसमें चित्रण किया उस विवशता का। भाई मस्जिद टूटी भारत में, बांग्लादेश के हिंदुओं का क्या दोष? और वो हिंदू जो अपनी मिट्टी के प्रति वफादारी निभाते हुए बांग्लादेश को छोड़ा नहीं, वहीं रह गए। आज उनकी संख्या क्या है बताने की जरूरत नहीं। पाकिस्तान बांग्लादेश दोनों में, दोनों बेशर्म जो देश बने, दोनों बेशर्म देश में हिंदुओं और सनातनियों की क्या स्थिति है ये बताने की जरूरत नहीं है। हैरानी की बात यह है कि इन दोनों देशों में अधिकतर, जो पाकिस्तान हुआ उसमें तो अधिकतर संख्या दलितों की थी। 23% जो हिंदू आबादी थी उसमें बहुत अधिकतर संख्या दलितों की थी। और उन दलितों के साथ क्या हुआ, लेकिन ये इनके विषय में नहीं है, इनके सिलेबस में नहीं है, इनके टेक्स्ट बुक में नहीं है। इस पर चर्चा करेंगे, चेहरा उस दूसरी तरफ घुमा लेंगे। इनका मेंटल चिप काम नहीं करता है, बस बोल जाता है। तर्क इनका काम नहीं करता है, बस आपको सनातनी, आपको अंधभक्त, आपको हिंदू फोबिया, आरएसएस, बजरंग दल, शिवसेना, तमाम तरह के, शिवसेना का मैंने नाम ले लिया, लेना नहीं चाहिए था। इससे आपको सांप्रदायिक, आपने राम का नाम लिया नहीं, आप सांप्रदायिक, शिव का नाम लिया नहीं, सांप्रदायिक। इनका जो मेथड है वो चलते रहता है। इन्होंने पूरी डेवलप की है शब्दावली, भाषा शैली डेवलप किया है कि कैसे किसी को सांप्रदायिक घोषित कर देना है। इनका जबरदस्त कॉकटेल है और ये कॉकटेल पी पी कर मदमस्त रहते हैं। तो सुनिए, इन्होंने जो दो किताब लिखी, तो पहली किताब तो लज्जा थी, दूसरी किताब द्विखंडितो जो इनकी आत्मकथा है। और उस आत्मकथा में इन्होंने लिखा है कि उस संप्रदाय विशेष में क्या स्थिति है लड़कियों की, महिलाओं की। अब उसको कह दिया कि भाई अश्लील है। जब इन्होंने ये दोनों किताबें लिखी, दूसरी किताब तो 2003 में लिखी जब ये भारत आ गई थी, द्विखंडितो, लेकिन जब ये पहली किताब लिखी तो बांग्लादेश में बवाल मच गया। ऐसी परिस्थिति कर दी कि तस्लीमा नसरीन को बांग्लादेश छोड़ करके भागना पड़ा। आप सबको मालूम है, जो हमारे जेंजी हैं उनके लिए मैं ये कार्यक्रम कर रहा हूं, वो भी देखें, जो जेंजी से पहले की आबादी हैं उनको तो मालूम ही होगा तस्लीमा कौन है। मैं सिर्फ आपकी याददाश्त को दुरुस्त कर रहा हूं। आप दोनों को आप सबको मालूम होगा, हमारे दर्शकों को मालूम होगा कि लज्जा और द्विखंडितो इन्होंने लिखा और दोनों पर विवाद हुआ। लज्जा के विवाद पर ये वहां से भाग करके, बांग्लादेश से इनको भागना पड़ा, भारत आ गई। भारत में इन्होंने फिर द्विखंडितो लिखा। लज्जा के ऊपर भारत में कट्टरपंथियों ने प्रतिबंध लगवाया। कहां कहां ये आई भारत? बांग्लादेश से सबसे नजदीकी राज्य कौन है जिसकी सीमा बांग्लादेश से मिलती है?
वो राज्य है बंगाल, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल आई। पश्चिम बंगाल जब ये आई, वहां किसकी सरकार थी? बुद्धदेव, श्रीमान भद्रलोक, धवल धोती और कुर्ता पहनने वाले, लेकिन 24 घंटा सिगरेट की कस लगाने वाले भद्रलोक। बुद्धदेव भट्टाचार्य वहां मुख्यमंत्री थे, कम्युनिस्ट की सरकार थी। बुद्धदेव भट्टाचार्य के शासन काल में स्थिति यह हो गई कि इनके घर को घेर लिया कोलकाता में। कम्युनिस्ट का शासन है, देखते जाइए, बुद्धदेव भट्टाचार्य का शासन है। इनके घर को घेर लिया गया। ऐसी स्थिति हुई, रॉयट्स की स्थिति होने वाली थी, इसकी हत्या करने पर उतारू हो गई भीड़। फिर विमान बोस थे सीपीआई के, जो स्टेट यूनिट के हेड थे, सीपीआईएम सीपीआई के, सीपीएम के। उन्होंने कहा कि भैया, सरकार से अनुरोध किया कि इनको यहां से निकालिए, हम नहीं कर सकते हैं हैंडल। तो श्रीमान जो बुद्धदेव भट्टाचार्य भद्रलोक हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्यमंत्री, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए उन कट्टरपंथियों के सामने, उन रॉयटर्स के सामने, उन बलवाइयों के सामने, दंगाइयों के सामने, कैसी घृणित सोच रखने वाले एक पूरी बिरादरी के सामने मुख्यमंत्री ने सरेंडर कर दिया और तस्लीमा को कहा कि हम आपको सुरक्षा नहीं दे सकते हैं, आप कोलकाता छोड़ दीजिए। एक बेसहारा लड़की, उसको छोड़ना पड़ा कोलकाता, और फिर दिल्ली आई, मुंबई आई, कहां कहां रही, छिपते छिपाते, फिर विदेश में आना जाना लगा रहा। भारत सरकार इनको किसी तरीके से थोड़ी बहुत मदद देती रही, और इस तरह से छुपते छुपाते इन्होंने अपनी जिंदगी का पालन किया। अब आगे की कहानी असली शुरू होती है। अभी आप पॉडकास्ट देख रहे होंगे, एक विश्वविद्यालय है दक्षिणी दिल्ली में, मशहूर है, आप सभी जानते हैं। उस विश्वविद्यालय की इतिहास की प्राध्यापिका है, लेकिन सामाजिक विषयों पर, फ्रीडम ऑफ स्पीच पे जब भी उनको मौका मिलता है, वो अपनी जुबान खोलती हैं और हृदय से उद्गार व्यक्त करती है, एक सभ्य समाज के लिए, एक फ्रीडम ऑफ स्पीच की रक्षा के लिए, डेमोक्रेसी की रक्षा के लिए, जनतंत्र की रक्षा के लिए। जनतंत्र की जो दार्शनिक पहलू है उसको वो सामने रखती है। इतिहासवेत्ता है ये। राम मंदिर के ऊपर वो बहुत एक्टिव थी। भारत में डेमोक्रेसी, जनतंत्र खतरे में है मोदी के आने के बाद, तो मुखर है। ये नेहरू जो सेंटर था, रिसर्च सेंटर जो भी था, उनकी ये चेयरपर्सन भी थी। सरकार जब बदली तो इनको इस्तीफा देना पड़ा। ये भी इतिहास की प्राध्यापिका हैं, इनके पतिदेव भी प्राध्यापक हैं। मैंने सोचा कि जरा तस्लीमा नसरीन पे इतनी मुखर और जनतंत्र की बात बोलने वाली, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज की, फ्रीडम ऑफ स्पीच की, डेमोक्रेटिक वैल्यूज की, इनके बारे में इतना उदात्त दर्शन रखने वाली इतिहास की मर्मज्ञ प्राध्यापिका से के मुखारबिन से कुछ कभी निकला क्या तस्लीमा नसरीन के फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में, तस्लीमा नसरीन के उपन्यास के बारे में, या तस्लीमा नसरीन के खिलाफ जो हमले हो रहे थे बांग्लादेश में और पश्चिम बंगाल में, क्या उसके बारे में कभी कुछ कहीं कोई टिप्पणी? इतनी बड़ी झंडाबरदार, इतने बड़े फिलोसोफर, डेमोक्रेटिक वैल्यू के प्रणेता, झंडाबरदार, उनसे क्या कभी उन्होंने कुछ कहा क्या? पूरा शोध कर लिया, एक बयान नहीं मिला, एक बयान नहीं। मैंने कहा हो सकता है कि मृदुला जी से भूल हो गई हो। चलते हैं दूसरे इतिहासवेत्ता, वो भी डेमोक्रेटिक वैल्यूज और देखिए, ये ध्यान रखें, ये सभी इतिहास के मर्मज्ञ हैं, इतिहास के प्रकांड विद्वान हैं, लेकिन दखल इनकी डेमोक्रेटिक वैल्यूज पर रहती है, ये ध्यान रखिए। सामाजिक वैल्यूज पर, सामाजिक चेतना पर, फ्रीडम ऑफ स्पीच पर बड़ी दखल रहती है, तो ये खुद को पीछे नहीं हटाते हैं, और इसके लिए इनका स्वागत भी होना चाहिए।
गार्लैंडिंग होनी चाहिए, जगह ब जगह ढोल नगाड़े बजने चाहिए कि झंडाबरदार हैं। तो दूसरे इतिहासवेत्ता जो हैं वो भी बड़े हैं। मैंने सोचा कि शायद उनके तरफ से कोई बात आएगी। मैंने ढूंढा, तलाशा, इरफान हबीब साहब को। एक भी शब्द नहीं इरफान हबीब का। और सबसे मुखर जिनका ये नहीं है इरफान हबीब, ये नहीं है इरफान हबीब। अब दूसरे जो बहुत बड़े उद्दात जो हैं हमारे रोमिला जी थापर, वो भी इतिहासज्ञ हैं। रोमिला जी तो जनतंत्र की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकती है, ये ध्यान रहे। राम मंदिर जैसे विषय पर सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकती है कि भाई क्या ये फालतू की बात कर रहे हैं आप, विवाद खड़ा कर रहे हैं आप। रामलला का वहां जन्म हुआ नहीं, वो जमीन की लड़ाई है, हटाइए उसको। तो ये रोमिला थापर जी, जिस प्रकार से रोमिला थापर जी इनके लिए इस प्रकार से अपने उद्गार व्यक्त करती थी, मैंने सोचा कि शायद रोमिला जी का कोई बयान आया हो तस्लीमा नसरीन पे। नहीं मिला, एक बयान नहीं मिला, एक भी बयान नहीं मिला रोमिला थापर का। हिस्टोरियन इरफान हबीब का नहीं मिला, हिस्टोरियन इरफान हबीब का नहीं मिला। फिर मैंने सोचा कि अच्छा कोई बात नहीं है, हिस्टोरियन का नहीं मिला होगा, लेकिन और भी तो लोग हैं जिन्हें डर लगता है इस देश में। जो जाहिल किस्म के लोगों के हाथ में रहनुमाई है, ये जाहिल लोग, और जनतंत्र के लिए बड़े खतरे हैं। ये मोदी जाहिल नंबर 1 है, और सब याद रखा जाएगा। एक्टिंग देखिए, सब याद रखा जाएगा। ए जाहिलो, तुम जो अपना जाहिली दिखा रहे हो, सब याद रखा जाएगा। उसी एक्टिंग के अंदाज में नसरुद्दीन शाह ने अपनी घृणा, अपना गुस्सा, घृणा को हटा देते थोड़ी देर के लिए, अपना गुस्सा प्रकट किया। तो मैंने सोचा कि इतने संवेदनशील व्यक्ति, कला और बच्चों से इन्होंने सीखा है। ध्यान रहे, अभी का इनका स्टेटमेंट आया था, इन्होंने कहा कि मैं अपने नौजवानों से सीखता हूं। मैं जिस कॉलेज से एक्टिंग सीख करके आया हूं, मैं अपने उन स्टूडेंट से सीखता हूं, आने वाले स्टूडेंट जो हैं उनसे सीखता हूं। और ये जाहिल किस्म का आदमी ये देश को जाहिल बना रहा है। तो मैंने सोचा कि इतने संवेदन, और उस वक्त तो ये उरूज पर होंगे, 1992, 93, 94 में उरूज पर होंगे नसरुद्दीन शाह। मैंने सोचा कि शायद इन्होंने कभी कोई बयान दिया हो, या बाद में दिया हो, 92-93 में। चलिए, वो बाबरी मस्जिद विध्वंस का मामला था, उस पर कुछ नहीं बोलेंगे। आ जाते हैं 2003 में, जब इन्होंने द्विखंडितो लिखा, और जब बवाल हुआ, जब कोलकाता छोड़ना पड़ा कोलकाता एक लेडी को। कोई आगे पीछे नहीं है, अकेली लेडी है तस्लीमा नसरीन, ध्यान रखिए, अकेली लेडी, आगे पीछे कोई नहीं। इतना बवाल किया कट्टरपंथियों ने कि कोलकाता छुड़वा दिया, और मुख्यमंत्री ने छुड़वाया, एक कम्युनिस्ट के मुख्यमंत्री ने छुड़वाया। मैंने सोचा कि नसरुद्दीन शाह की कोई प्रतिक्रिया आई होगी, ना, कोई प्रतिक्रिया नहीं आई नसरुद्दीन शाह की। हां, एक व्यक्ति की थोड़ी प्रतिक्रिया आई, लेकिन दूसरे तरीके से। वो इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्ट है ना, तो दूसरे तरीके से, बड़े ही परिमाण, मन तो नहीं कर रहा था, लेकिन क्या कहें, लोग के सामने तो जाना है कि भाई हम तो फ्रीडम ऑफ स्पीच के झंडाबरदार हैं, लोग हमें सवाल करेंगे। तो आलोचनात्मक तरीके से, कि इन्होंने जो कहा कि हिंदू और मुसलमान की सभ्यता को लेकर के कोई टिप्पणी थी तस्लीमा की, तो उस पर इन्होंने कहा कि क्या बात करते हैं आप, बदायूं का मुसलमान, हिंदू और मुसलमान की सभ्यता एक है क्या। तो इस तरह की कोई टिप्पणी थी, लेकिन उनकी पुस्तक पर उनके अधिकारों की, उनके फ्रीडम ऑफ स्पीच की रक्षा होनी चाहिए।
तो श्रीमान जावेद अख्तर जी भी मौन थे, यकरंगी वाले। उन बड़ा आजकल मशहूर हुआ है, मैंने उन्हीं से लिया है। यकरंगी चाहते हैं वो, कि भारत को यकरंगी करना चाहते हैं, मतलब सेफोनाइजेशन करना चाहते हैं। हमारे अंदर तो हरा भी हो, ऑरेंज भी हो, लाल भी हो, ब्लू भी हो, हमारे बगिया में तमाम तरह के फूल खिले हों। तो यकरंगी वाले जो हैं, सो ये यकरंगी बनाना चाहते हैं। लेकिन यकरंगी वाले ने आलोचना नहीं की तस्लीमा नसरीन के फ्रीडम ऑफ स्पीच को, तस्लीमा नसरीन के मौलिक अधिकारों की रक्षा कैसे हो, उस एक असहाय लड़की की जान की रक्षा कैसे हो। कोई सवाल नहीं। हैरानी की बात है। और ये 2002-3 में प्रधानमंत्री को सवाल कर रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी को सवाल कर रहे हैं कि सरस्वती शिशु मंदिर में क्या हो रहा है, मदरसे में क्या हो रहा है। जिस प्रकार से जिन्ना ने देश बनाया पाकिस्तान, आप वो उनका ऑर्थोडॉक्स चला नहीं, फेल हो गया, क्या उसी ऑर्थोडॉक्स पर हम ले जाना चाहते हैं? हिंदू ऑर्थोडॉक्स पे, एक मुस्लिम ऑर्थोडॉक्स पे। वुड इट बी ए फेल्ड स्टेट लाइक पाकिस्तान? तो वाजपेयी जी ने कहा कि हिंदू और सनातन और भारत अगर सेकुलर है तो 85% हिंदुओं की वजह से है, और भाजपा और आरएसएस की वजह से सेकुलर नहीं है। ये भी कहा वाजपेयी ने। वाजपेयी ने यह भी कहा कि सनातन और हिंदू एक पैगंबर एक किताब से बंधा हुआ नहीं है। वह चुप हो गए। उसके बाद ताला लग गया। सच सामने रख दिया ना, आईना सामने रख दिया, तो उसमें चेहरा धुंधला दिखने लगा। आंख बंद कर लिया, भाग खड़े हुए। तो वाजपेयी से सवाल पूछने का वक्त था, लेकिन तस्लीमा नसरीन के ऊपर जो हमले हो रहे थे उस पर जुबान नहीं खुली इनकी। मैंने सर्च किया कि भाई सलमान कुछ बोल दे, तो खैर उस वक्त ये नौजवान होंगे, उतना फिल्मों में मशगूल होंगे, उनको क्या पता। शाहरुख कुछ बोल दे, ये जो परफेक्शनिस्ट आमिर खान है, मैंने सोचा शायद इन्होंने कुछ बोला होगा, परफेक्शनिस्ट है ना, शायद इनके तरफ से कोई प्रतिक्रिया होगी। ना शाहरुख का कोई बयान मिला, ना आमिर का कोई बयान मिला, न सलमान का कोई बयान मिला। चलिए मैं एक पल के लिए इन तीनों को हटा देते हैं। लेकिन खैर मनाइए, आप खैर मनाइए। अगर अगर ऐसी ही बात कुछ दूसरे तरीके से हुई होती तो ये तीनों खामोश नहीं रहते, बिल्कुल खामोश नहीं रहते। लेकिन तस्लीमा नसरीन पर चूंकि वो एक विशेष संप्रदाय के धर्म के ऊपर हमला था, सबके मुंह में चुप्पी लग गई। एक भी लेफ्टिस्ट नेता के जुबान से हमने नहीं सुना। और अभी आप जिनको लेफ्टिस्ट कह रहे हैं ना, वो लेफ्टिस्ट नहीं है। अरुंधति रॉय लेफ्टिस्ट, आप उसको लेफ्टिस्ट के घेरे मत रखिए। अरुंधति रॉय हों, महाश्वेता देवी हों, गिरीश कर्नाड हों, आशीष नंदी हों, ये 3-4 लोग जो थे राइटर के श्रेणी में थे, तो इन्होंने बतौर राइटर, एक राइटर के लिए आवाज उठाई, बतौर राइटर। लेकिन एक मुस्लिम राइटर जिन्होंने अपने ही धर्म के बारे में कुछ लिखा और उसके ऊपर उसी धर्म विशेष के लोगों ने हमला किया, तो कम्युनिस्ट ने मुंह बंद कर लिया। अगर कोई सनातनी हमला करता, अगर कोई मुस्लिम राइटर सनातन के बारे में कुछ लिख दिया होता और सनातनी हमला करता, तो कम्युनिस्ट खड़े हो जाते। तो रोमिला थापर चुप नहीं रहती, मृदुला मुखर्जी चुप नहीं रहती, इरफान चुप नहीं रहते, बड़े बड़े शूरमा चुप नहीं रहते। और जो ताजा ताजा सलीम योगेंद्र बने हैं, उनका भी मैंने कोई बयान नहीं देखा तस्लीमा नसरीन पर, कोई बयान नहीं। ये इनकी मक्कारी, इनकी धूर्तता आप एकदम पक्का मान के चलिए। ये इनकी धूर्तता देखिए। सलीम योगेंद्र ने भी कुछ नहीं लिखा, न कहा, रोमिला थापर ने भी नहीं कहा। पब्लिक डोमेन में कोई स्टेटमेंट मुझे नहीं मिला है। चुपके से कहीं बोल दिया हो तो अलग विषय है। मैंने कोई स्पीच निकालने की कोशिश की, नहीं मिला। मैंने कोई वक्तव्य निकालने की कोशिश की, नहीं मिला। और आज 19 वर्ष के बाद तस्लीमा नसरीन कोलकाता पहुंची है। आप सोचिए
कम्युनिस्टों के शासन में और ममता बनर्जी के शासन में तस्लीमा नसरीन नहीं लौट पाई कोलकाता। आज 19 वर्षों के बाद तस्लीमा नसरीन कोलकाता पहुंची है। आप इसी से 2007 में ही उनका एग्जाइल हो गया था। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि इस देश में कट्टरपंथी और कम्युनिस्टों की कितनी प्रगाढ़ता है। इनका छद्म, इनका झूठ, इनका फरेब बिल्कुल सामने है। और इसमें ये क्या करते हैं, दलितों को भी साथ में लेने की प्लानिंग करते हैं, ये षड्यंत्र करते हैं। हिंदुओं के खिलाफ, सनातनियों के खिलाफ अगर कुछ बोलना हो फौरन आगे आ जाएंगे, लेकिन ये षड्यंत्रकारी उनके खिलाफ नहीं बोलेंगे जो उनके ही धर्म के बारे में कोई टिप्पणी कर रहे हैं। बाद में तो हद ये हो गई कि इनको कह दिया आरएसएस और बीजेपी का स्टूज। कमाल हो गया। ना आरएसएस से कोई लेना देना, ना भाजपा से कोई जान पहचान। बांग्लादेश में एक लड़की किताब लिख रही है, उस किताब पर बांग्लादेश में हंगामा हुआ, वहां से भगाया, फिर आया कम्युनिस्ट के राज्य में, कम्युनिस्ट ने नहीं रखा। और अब ये जो सलीम योगेंद्र टाइप के लोग होंगे वो इनको ब्रांड कर देंगे कि ये आ रहे हैं। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच के ये कितने झंडावरदार हैं। ये हमारे जैन जी को और हमारी नई पीढ़ी को और पुरानी पीढ़ी को भी, जरा उनकी भी स्मृति को मैं थोड़ा सा साफ कर रहा हूं, अगर धूल जमा हुआ होगा तो उनको भी बताना, उनको भी आईना दिखाना चाहता हूं। और नई पीढ़ी को तो शोध करना ही चाहिए। तो ये हैं हमारे देश के कम्युनिस्ट, कट्टर इस्लामिस्टों का गठजोड़, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच पर इस तरह से उनका नजरिया है, चुप्पी साध लेते हैं जब सच उनके सामने आता है। आशा है इस बिंदु पर आप शोध करेंगे, आगे बढ़ेंगे। हम आपसे अनुरोध कर रहे हैं कि इस वीडियो को शेयर भी कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।